11 साल की उम्र में शादी, जिसने पहले दर्द सहा, फिर हथियार उठाया और बिछा दिल्ला से। इंसान के साथ हो रहे अन्याय को जब न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है, और इसी लिस्ट में फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसा राय बनाना उचित रहेगा। कुछ लोग के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और हत्यारन है। आइए जानते हैं फूलन देवी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस खान सुरजापुरी है और आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गुरहा के मल्ला देवी दीन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्ला का सर फटा जा रहा था। चिंता उसे पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की, चिंता उसको सही शिक्षा देने की और चिंता उसकी शादी की। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। यह शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, बिल्कुल गमगीन माहौल था उस दिन, उसी की मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने मां बाप के 6 बच्चों में फूलन देवी दूसरे नंबर की थी। वह दब्बू और शांत नहीं थी, वह बिल्कुल एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भिड़ जाती थी, किसी से लड़ जाती थी। फूलन देवी के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद खर्च का खर्च बमुश्किल से चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपनी बेटी माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की भी जमीन हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता चला कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से इतनी बात बढ़ गई, इतनी बात बिगड़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा, अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर बैठ गई थी। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में फूलन के पिता ने फूलन की शादी एक अधेड़ व्यक्ति से करा दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी किस्मत मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, उसके पति का भी उनके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। जल्द ही यह सब पीड़ा फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने मायके लौट आई। उसे लगा, उसे उम्मीद थी कि उसके अपने उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन इतने शातिर थे कि उनके ही चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में जेल भेज दिया। वहां भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करने के बाद दोबारा उसे पति के यहां भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति बदला नहीं। उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थिति से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव ही नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया।
इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल से इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी। सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। फूलन के जीवनी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकू के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों के भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद किसी भी बुरा व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन देवी की परिस्थिति नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। यह बस उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिश करते आ रहा था। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्ला, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्रीराम एवं लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर वहां अपने गांव बेमई ले आए। यहां फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया। बेमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा घाव था। यहां उनके साथ दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहां मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवर की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना ही चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वो छुपते छुपते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचाकर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्ला की सहायता से अपने पुराने मल्ला साथियों को इकट्ठा कर के गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। श्री राम और लाला राम के चुंगल से निकलने के 7 महीने के बाद फूलन देवी को वह मौका मिला जिसका वह इंतजार कर रही थी। साल था 14 फरवरी 1981। प्रतिरोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेमई गांव पहुंची। यहां एक शादी का आयोजन हो रहा था, जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़े होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां ना देखकर फूलन बुरी तरह बौखला गई। उसी घटना के चश्मदीद हुआ उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंद्र सिंह, जिन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहां है। उसके मन मुताबिक जवाब नहीं मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए कहा। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चे को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लोरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य धंधा बन गया था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हुई, लेकिन इसके लिए उसकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है,
इसीलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत ना देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उनसे उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन देवी ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बिहार और जेल में गुजरने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट पर जीत दर्ज कर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहबई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा। 11 साल की उम्र में शादी, उसके बाद बनी खुखार डाकू, फिर बनी एक कामयाब नेता। अंत भी उसकी वहां से हुई जहां से उसने शुरू की थी। तो दोस्तों, यह थी फूलन देवी यानी बैंडिट क्वीन की कहानी। फूलन देवी की कहानी से क्या सीख मिला, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। एवं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगली सच्ची कहानी लेकर जल्द हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।